हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित 30 क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर परीक्षा तिथि 28 जनवरी 2023 का आपके सामने है। सीटेट की परीक्षा 2022 में जब ये एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन पेपर में, तो उसी से रिलेटेड आज पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, बावड़ियों मतलब सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। कथन सी है, बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा, घिरनियाँ जो होती है ना कुएं में लगाकर रस्सी पर जब हम पानी खींचते हैं तो कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। सही कथन है ऑप्शन ए है, केवल ए सही है। ऑप्शन बी है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी है, ए और सी कथन दोनों सही है। ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों सही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी प्रून्स। तो बिना बीजों के कौन से पेड़ उगते हैं? सो ऑप्शन नंबर सी, फर्न के वृक्ष जो होते हैं वो बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, फर्न क्या होता है? फर्न ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल या बीज नहीं होते हैं। इनमें जड़, तना और पत्तियां होती हैं। फर्न, मॉस आदि बीज रहित समवहनी पौधे हैं जो बीजाणुओं के साथ प्रजनन करते हैं और नम वातावरण में ही पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुक भाषा बोली जाती है में, किस में बोली जाती है देखते हैं। ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी ओडिशा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में बोली जाती है। भारत में करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये तो हम सभी को पता है कि भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं, मतलब सभी राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं, सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। संथाली ऑस्ट्रो-ऑस्ट्रिक परिवार की एक शाखा से जुड़ी भाषा है। इसमें लगभग 60 लोग भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में बोलते हैं। तो इससे और जानकारी संबंधित है, आप यहाँ से नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, झूम खेती है। ये तो क्वेश्चन हमने 9th-10th की सोशल साइंस की बुक में भी हमने पढ़ा है। झूम खेती क्या होती है? ऑप्शन ए है जैविक खेती है, ऑप्शन बी है काटो और जलाओ खेती, ऑप्शन सी रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग है, ऑप्शन डी है फसल चक्रण है, मतलब क्रॉप रोटेशन। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काटो और जलाओ खेती। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। पहेलियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखते हैं, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? देखते हैं। ऑप्शन ए कलचिड़ी है, इंडियन रॉबिन जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी है शक्करखोरा है, ऑप्शन सी है दर्जन चिड़िया है, ऑप्शन डी बीवर पक्षी यानी बयाबी जिसे कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया ही है जो चोंच उसकी लाल होती है, मतलब बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, जो बिल्कुल पतली चोंच होती है उसकी, क्योंकि ये अपना घोंसला विशेष प्रकार के पत्तों को सिलकर बनाती है तथा इसकी चोंच पतली, लंबी और घुमावदार होती है, जिनकी वजह से वह अपना घोंसला बनाती है। और भारत के टेलर बर्ड यानी दर्जन चिड़िया अपने घोंसले के लिए पर्स के आकार के कंटेनरों में पत्तियों को एक साथ में सिलती है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु परागण
किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? पक्षी, चमगादड़, गिलहरी, मधुमक्खियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमगादड़ के परागण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। ऑप्शन ए जामदानी, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी पटोला, ऑप्शन डी पोचमपल्ली। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जामदानी, मतलब हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप कौन सा है? तो वो है जामदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के बारे में कुछ कथन यहाँ दिए गए हैं, देखते हैं। सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कथन सी है हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन डी कथन डी किसी झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। तो इनमें सही कथन क्या है? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है ए, बी और सी सही है। ऑप्शन बी है बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी है केवल ए और डी सही है। ऑप्शन डी है बी और सी सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि बी और सी कथन सही है। हाथी तथा उसके झुंड मातृ सत्ता का पालन करते हैं, अर्थात सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। सामान्यतः 3 माह के हाथी का वजन करीब 200 किलोग्राम होता है। 3 माह के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। अतः विकल्प डी के अंतर्गत बी और सी उत्तर उपयुक्त होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं, जहां आप उन्हें देख सकते हैं जोहाद, बावड़ी, झील। तो ये संरक्षण की पद्धतियां हैं। अब इनके ऑप्शन देख लेते हैं। नालंदा, उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर। उदयपुर, जयपुर, नालंदा, बीकानेर। प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर। जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां क्या है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं? नीरज चोपड़ा, पिछली बार भी ये क्वेश्चन हमने देखा था क्वेश्चन पेपर में। जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, शॉटपुट थ्रो, तीरंदाजी मतलब आर्चरी जिसे कहते हैं, और ट्रिपल जंप। तो कौन सा खेल वो खेलते हैं? ऑप्शन है जैवलिन थ्रो, मतलब भाला फेंकने में वो नीरज चोपड़ा जो है वो चैंपियन है ओलंपियन में। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी आप यहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट घटपर्णी नीपेथिस मतलब नीपेंथिस जिसे बोलते हैं, पौधा चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का मतलब जो HB है हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि कथन है रक्तहीनता से ग्रसित है, मतलब उसमें ब्लड की कमी है, रक्त की कमी है। रक्तहीनता से ग्रसित नहीं है। का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, मतलब सामान्य है उसका HB। या फिर की लाल रक्त कोशिका जो उसकी रेड सेल्स है उसकी गणना सामान्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, केवल बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल सी और डी सही है, या ओनली फॉर बी एंड डी सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, मतलब रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है और की लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है?
सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पीटी उषा वेटलिफ्टिंग, मल्लेश्वरी एथलेटिक्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अन्य दिए गए खिलाड़ी व उनका संबंधित खेल निम्न है। देखते हैं, सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी है, पीटी उषा जो है वो एथलेटिक्स धाविका है, तेज धावक है पीटी उषा, के मल्लेश्वरी जो है वो भारोत्तोलक हैं। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में दोपहर मतलब मध्याह्न भोजन होता है या मध्याह्न होता है, तब नीचे दिए गए किस देश में मध्यरात्रि होती है। देखते हैं, ऑप्शन है अल्जीरिया में, अलास्का मतलब यूएसए में, अर्जेंटीना में या कनाडा में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना में मध्यरात्रि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। देखते हैं, झरोखा कहते हैं, ड्रोमर कहते हैं, चबूतरा कहते हैं या बुर्ज कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसे बुर्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईवीएस पाठ्यचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि ऑप्शन ए है विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। ऑप्शन बी है विषय वस्तु आधारित उपागम से ईवीएस के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास होता है। ऑप्शन सी विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्यपुस्तकें होंगी। ऑप्शन डी विषय वस्तु आधारित उपागम से एक शिक्षक सभी ईवीएस के विषयों को सरलता से पढ़ा लेता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ईवीएस पाठ्यचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि विषय वस्तु आधारित उपागम से ही विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। कौन से ऐसे पद हैं इनमें से जो 4 पद दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन से पद हैं जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। देखते हैं, फर्स्ट है बहुअनुशासनिक, सम्मिलित, एकीकृत या एकल। देखते हैं, ऑप्शन ए बी और सी सही है, बी सी और डी सही है, या सी और डी दोनों सही है, या ए और सी दोनों सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए और डी। मतलब पर्यावरण अध्ययन बच्चों को ये समझने में मदद करता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और वे कैसे उनके वातावरण में परस्पर क्रिया करती हैं। तो यह बहुअनुशासनिक, सम्मिलित एवं एकीकृत विषय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पोर्टफोलियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बीएड डीएड में भी पूछा जाता है। तो पोर्टफोलियो क्या है, स्पेशली डीएड में तो पूछा ही जाता है। एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह है। ऑप्शन बी है एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह है। एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह है, या फिर एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह है। सो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका राइट आंसर होगा कि पोर्टफोलियो एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त एवं सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न में विकल्प ए और सी को ही सही माना है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। ब्लैंक से आरंभ करते हुए, किससे, परिवार, स्वयं अपने आप, पास पड़ोस या फिर देश। तो किससे आरंभ करता है वो, ऑप्शन नंबर बी, स्वयं अपने आप से आरंभ करता है। मतलब पाठ्यक्रम जो है संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है और स्वयं अपने आप से ही आरंभ करते हुए। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईवीएस पाठ्यचर्या के अनुसार बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि, कथन है, वह दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें।
कथन बी है वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक, नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें। सी है वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। कथन डी है वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करें। अब इसमें से सही विकल्प क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए और बी सही है, बी और सी सही है, या ए, बी और सी तीनों सही है, या फिर सी और डी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए, बी और सी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण हैं? प्रासंगिक अनुभव, आविष्कारक अनुभव, वास्तविक जीवन अनुभव या अनुरूपक अनुभव। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, बी और सी सही है, बी, सी और डी सही है, या सी, डी और ए सही है, या फिर डी, ए और बी सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका। देख लेते हैं कि प्रासंगिक अनुभव, आविष्कारक अनुभव, वास्तविक जीवन अनुभव या अनुरूपक अनुभव। तो इसमें देखते हैं क्या सही है। पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए प्रासंगिक अनुभव, आविष्कारक अनुभव, अनुरूपक अनुभव तथा वास्तविक जीवन अनुभव सभी महत्वपूर्ण है। तो इसमें पर्टिकुलर कोई एक आंसर नहीं दिया जा सकता, तो ये सभी इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शंस में ए, बी, सी, डी चारों नहीं आए हैं। तो आप चारों ही इसको सही मानिएगा, मतलब ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप खुद समझदार हैं इतना। तो ए, बी, सी, डी चारों ही इसमें जो कथन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईवीएस को ग्रेड 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। ग्रेड 1 और 2 में ईवीएस की कौशल, गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है। कथन सी है ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत किया जाता है। कथन डी है ईवीएस पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सक्षम बनाता है। देखते हैं ऑप्शन ए, बी और डी सही है। ऑप्शन बी है बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी ए, बी और सी तीनों सही है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुविषयक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है? ऑप्शन ए है कथन ए है बच्चों को समानताएं देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों को सीखने का विस्तार हो। कथन बी है बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो, मतलब बच्चे किसी दो अलग अलग वस्तुओं में अंतर समझ सकें। कथन सी बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। कथन डी है बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। ऑप्शन देखते हैं, ए और बी सही है, ऑप्शन बी है बी और सी सही है, ऑप्शन सी कथन सी और डी सही है, या ऑप्शन डी है ए और सी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सी और डी सही है कि बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो, और बच्चों को स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण भी करना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? कथन ए है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड दिया जाना है। कथन बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें अंक दिया जाना है। कथन सी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना है। कथन डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताना है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी है बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर सी है सी और डी सही है, या ऑप्शन नंबर डी
डी और ए सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कथन सी और डी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति इन निम्न में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है अभिवृत्ति, ऑप्शन सी है कौशल, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभिवृत्ति जो है एटीट्यूड का विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा वे विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनेगा, मतलब जागरूक बनाएगा बच्चों को और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ताशी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड व एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है। ताशी को क्या करना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन। ग्लूकोज और एसिड के पैकेट लाकर बच्चों को दिखाएं। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से शब्दकोश में से इन शब्दों के हिंदी अर्थ पढ़ने को कहें। ऑप्शन सी, बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। ऑप्शन डी, कक्षा में स्थानीय डॉक्टर को विशेष वार्ता के लिए आमंत्रित करें। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ताशी को यदि पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड व एसिडिटी को बच्चों को समझाने में कठिनाई होती है तो ताशी को बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा करके उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय भाषा में समझाने से बच्चों को उस प्रत्यय को समझने में आसानी होगी, सरल भाषा में उन्हें समझा सकते हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है। पर्यावरण अध्ययन जो है अधिगम के मतलब लर्निंग के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है, तथ्यात्मक, अनुभवात्मक या प्रयोगात्मक। सो ऑप्शन देख लेते हैं, ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर बी में ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर सी में बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर डी में ए और डी सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बी और सी कथन सही है कि अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक इन रूपों को पर्यावरण अधिगम अध्ययन के निम्नलिखित स्वरूपों में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडी का जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उनमें से निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए। कथन है विषय वस्तु पर, कंटेंट पर, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस पर, तथ्य मतलब जो फैक्ट हैं उन पर। ऑप्शन डी कथन डी है अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन पर। सो ऑप्शन नंबर ए है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है बी और डी दोनों। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब बी और डी दोनों पर जोर देना चाहिए, प्रक्रिया पर भी और अनुप्रयोग पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। देखते हैं, रिमेम्बरिंग स्किल होगा मतलब याद रखने का कौशल, या रिकॉग्नाइजिंग स्किल होगा पहचानने का कौशल होगा, या कॉन्सेप्चुअल के स्किल होगा अवधारणात्मक कौशल होगा, या ऑब्जर्वेशन स्किल होगा अवलोकन कौशल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अवलोकन कौशल होगा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में अवलोकन कौशल का विकास होगा, क्योंकि कठपुतली कार्यक्रम को देखने से छात्र इस संभावना को बढ़ा सकते हैं कि वे देखी गई जानकारी पर ध्यान देंगे और उसे बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को जो दिखाया जाता है वो बच्चे उस चीज़ को जल्दी कैच करते हैं। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।